एपोप्टोसिस के लेक्चर में आज कुछ प्रोटीन्स के फैमिली की जानकारी हम लोग लेंगे और फिर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जो है वो कैसे काम करता है और किस प्रकार से वो एक सेल को डेथ की तरफ प्रमोट करता है, ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन फैमिलीज इन एपोप्टोसिस में अगर कुछ प्रोटीन्स के बारे में हम लोग जानकारी लें तो जो सबसे पहला प्रोटीन फैमिली है इसमें वह है BCL2 प्रोटीन फैमिली। ठीक है, फैमिली BCL2। यहां BCL का मतलब होता है बी सेल लिम्फोमा। लिम्फोसाइट में बी सेल टी सेल्स होते हैं, उसी में बी सेल लिम्फोमा कैंसर में इसका स्टडी किया गया था। इस प्रोटीन के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट वो यह है, यह इंट्रासेलुलर प्रोटीन है और यह प्रोकैस्पेज एक्टिवेशन को रेगुलेट करता है। सबसे पहला तो यही है कि ये इंट्रासेलुलर है, मतलब सेल के अंदर मिलता है ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन। और दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम, प्रोटीन फैमिली लिख देते हैं, ये तो फैमिली है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स। और दूसरा क्या इसका है भाई? ये प्रोकैस्पेज एक्टिवेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट प्रोकैस्पेज एक्टिवेशन। ठीक है, अब प्रोकैस्पेज के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रोकैस्पेज अगर एक्टिवेट होगा तो कैस्पेज बनाएगा और एपोप्टोसिस होगा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट इसका संबंध जो है वो एपोप्टोसिस से है, प्रोकैस्पेज एक्टिवेशन। अब इस परिवार के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या रोल है? एक तो ये रोल दिखा, अब और भी देखते हैं। रोल ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ BCL2 फैमिली। ठीक है, सबसे पहला रोल इसमें ये है जो हमने कहा ही, लिखा ही ऊपर है कि रेगुलेट प्रोकैस्पेज एक्टिवेशन। प्रोकैस्पेज एक्टिवेशन इसका काम है और इसके लिए जैसे एक प्रोटीन का नाम लें तो एपफ1 प्रोटीन हो गया, वो इस काम में पार्टिसिपेट करता है। उन लोगों को तो डिटेल भी देखना है। सेकेंड जब रोल देखें तो ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिखते हैं स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ cytochrome C from mitochondria। और इस प्रोटीन का एग्जाम्पल जो है इस परिवार का वो है बैक्स एंड बैक। ये सभी प्रोटीन के नाम है। तीसरा जो काम अगर हम देखें तो वो है बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन, जुड़ना और इनएक्टिवेट करना। बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द डेथ इनहिबिटर। डेथ इनहिबिटर कहते कुछ ऐसे प्रोटीन जो सेल को मरने से रोकता है, सेल में होने को रोकता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं डेथ इनहिबिटर। डेथ इनहिबिटर मतलब कि वो सेल को मरने नहीं देंगे। ठीक है ना? अब जब एपोप्टोसिस प्रमोट करना है तो BCL परिवार का एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन का नाम है BAD। ये प्रोटीन जो है जाएगा और डेथ इनहिबिटर को इनएक्टिवेट कर देगा। तो ये भी इसका काम है और इसी बहाने आप
इसके अलग अलग प्रोटीन मेंबर के नाम भी सुन रहे हैं। आपको फुल फॉर्म देखना है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है भाई कि सम प्रोटीन्स जैसे एग्जांपल में अगर हम बोलें तो BCL2 जिसका नाम है वो, और BCLXL, ये प्रोटीन, ये दो प्रोटीन को देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C को निकलने से रोकता है, inhibit the release of cytochrome C from mitochondria. And block apoptosis. अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ बैक्स या बैक जैसे प्रोटीन्स हैं जो साइटोक्रोम C को रिलीज करता है, कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन वहीं पर BCL2 या BCLXL जैसे प्रोटीन्स जो साइटोक्रोम C के रिलीज को रोक देता है और एपोप्टोसिस को भी रोक देता है। कैंसर में इस BCL को सबसे बदमाश कहा जाता है क्योंकि ये सेल को मरने नहीं देता है। अगर BCL2 एक्टिव है तो सेल चाहे वो टूट जाए, फूट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको डिवाइड कराते रहे। तो इसीलिए BCL2 इनहिबिटर्स पर अभी दुनिया भर में काम चल रहा है कि कैसे BCL2 को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जब दवाइयों का उपयोग होता है तो सेल मरते हैं, कैंसर सेल, लेकिन BCL2 तब भी घसीट के उसको डिवाइड करवाते रहता है। तो इस तरीके से ये हम लोग देखते हैं। एक और इसमें रोल देखा जाता है कि बैक्स एंड बैक प्रोटीन जो है ये भी तो BCL2 प्रोटीन्स है। इसको जो है एक्टिवेट कर सकता है, एक्टिवेटेड बाय, कौन एक्टिवेट कर सकता है इसको? बाय बिड प्रोटीन, ठीक है ना। और बिड प्रोटीन भी क्या है? एक BCL2 परिवार का प्रोटीन है। तो अगर BCL2 परिवार का प्रोटीन अगर एक नॉर्मल लिस्ट बने तो हम लोग इस लिस्ट में किसको उसको डाल सकते हैं? एपॉफ, दूसरा बैक्स, तीसरा बैक, चौथा BCL2, पांचवा BCLXL, छठवां बिड, ठीक है। ये सभी प्रोटीन क्या है? ये सभी BCL2। और भी इसमें प्रोटीन है, लेकिन ये कुछ प्रोटीन है जिससे आपको परिचय कराने की कोशिश की जा रही है। IAP प्रोटीन फैमिली में IAP का मतलब होता है इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। मतलब इस परिवार के जो भी प्रोटीन सदस्य होंगे वो एपोप्टोसिस को रोकेगा, मतलब सेल को मरने से रोकेगा, मतलब सेल को जिंदा रखेगा, ठीक है। तो जो इंट्रासेलुलर एपोप्टोसिस है उसको ये इनहिबिट कर सकता है। दे इनहिबिट इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर से जो एपोप्टोसिस हो रहा है उसको इंट्रासेलुलर एपोप्टोसिस, इसको ये रोक देता है। बढ़िया है। अब क्या मैकेनिज्म है इसके रोकने का? तो पहला मैकेनिज्म है कि इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस ये प्रोटीन है और इसके साथ अगर प्रो कैस्पेज जुड़ जाए, तो कैस्पेज के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, अगर ये दोनों जुड़ जाए तो रिजल्ट क्या होता है?
activation of caspase is blocked. caspase का एक्टिवेशन रोक दिया जाता है. रिजल्ट, नो एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस, क्योंकि एपोप्टोसिस के लिए प्रोकैस्पेज का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है. यही है जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है. यह हम पिछले लेक्चर में बताया भी है, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है. दूसरा क्या है भाई, अगर किसी सेल में कैस्पेज एक्टिवेटेड हो, ये कैस्पेज से ही बाइंड कर जाएगा. और कैस्पेज से बाइंड करे क्या करेगा? ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ कैस्पेज. कैस्पेज की एक्टिविटी को रोक देगा एंड ब्लॉक एपोप्टोसिस, और ये एपोप्टोसिस को रोक देगा. अगर आप गौर करें तो इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस की कैपेसिटी कितनी शानदार है कि अगर एक्टिव कैस्पेज है उसको भी रोक सकता है, और अगर इनएक्टिव कैस्पेज है, मतलब प्रो कैस्पेज है, तो इनएक्टिव कैस्पेज है ना, इसको भी चेंज होने से रोककर, और एंड में दोनों ही स्टेट में एपोप्टोसिस को क्या करता है? रोकता है. अभी जो डायग्राम है इसमें एक सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. टॉपिक है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ, ठीक है ना, डेथ. इसका मतलब है कि ट्यूमर को मारने वाला फैक्टर जो उस सेल का एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है. ठीक है. ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म लोग उसको TNF-R डैश करके आर भी कहते हैं. उसका टाइप हो सकता है कुछ भी. ये जो आप डार्क कलर का देख रहे हैं नीचे, इसे हम लोग बोलते हैं डेथ डोमेन. मतलब ये उसका ऐसा डोमेन है जो डेथ को प्रमोट करता है. ठीक है. अब देखें आप कि यहां पर एक सिग्नल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर. हरा रंग से बना दिए हैं. दिस इज कॉल्ड TNF. ये आके यहां बाइंड कर गया. बाइंड करने के बाद क्या हुआ कि डेथ डोमेन एक्टिवेट हो गया. अब जब डेथ डोमेन एक्टिवेट हो गया तो इससे बाइंड करता है एक एडेप्टर प्रोटीन. सबका नाम हम बता रहे हैं. हाँ, इस एडेप्टर प्रोटीन का नाम है TRADD. TRADD का फुल फॉर्म है TNF, T for TNF, R for receptor. TNA receptor acceptor डेथ डोमेन. ठीक है. डेथ डोमेन उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DD कहते हैं. TNF रिसेप्टर एक्सेप्टर डेथ डोमेन, ये हो गया. अब ये हो गया एक्टिवेट. जैसे ये एक्टिवेट होता है, सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है. उस माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C जो है वह रिलीज होना शुरू होता है.
साइटोक्रोम सी। और ये साइटोक्रोम सी जो है वह फर्दर इफेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कैस्पेज हो गया ना, ये कैस्पेज से जाकर बाइंड करता है, एक सिस्टम में बाइंड करता है। ऐसे हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं यहां पर, लेकिन ये एक सिस्टम में बाइंड करता है। और वो क्या स्टार्ट करता है, दो काम, या तो प्रोटीन डिग्रेडेशन शुरू कर देगा जिससे कि सेल खत्म हो जाए, या फिर वो सीधे डीएनएज को एक्टिवेट कर दे। एक्टिवेट डीएनएज। अब सोचो, सीधे डीएनए डेथ ये हो गया, और इससे क्या हो गया, सेल डेथ। मतलब इसने या तो प्रोटीन को खत्म करके सेल को किल कर देना है, या नहीं तो डीएनए की मदद से डीएनए को डैमेज करके और ये सेल को किल कर देगा। ये चूंकि सेल के अंदर किल हो जा रहा है सारा प्रोटीन या सारा उसका डीएनए, तो सेल ही मर गया। अब इस तरीके से ये जो फैक्टर काम किया, ये किसके सिग्नल में काम किया, ये काम किया ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के सिग्नल। जब ये जुड़ा तभी ना ये काम हुआ। अगर ये यहां नहीं जुड़ता तो कुछ ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग कहते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंड्यूसेस एपोप्टोसिस। इससे पहले कि हम लोग सी लिगैंड्स को पढ़ें, कुछ होमवर्क करवाते हैं आपसे या क्लास वर्क है। वो है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ये सब टर्म आएगा तो पहले थोड़ा सा रूबरू हो जाए। पहला जो टाइप जो होता है वो होता है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि वैसा म्यूटेशन जिसमें काम ही मिस हो गया। मान लो कि एबीसी एक जीन है जो एक्स वर्क करता है, ठीक है ना। अभी इसमें म्यूटेशन हो गया, अब ये एबीसी माइनस नो वर्क। हम क्या बोलेंगे कि जब एबीसी में म्यूटेशन हुआ, इसका काम करने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया इसमें, पहला। दूसरा है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। फंक्शन म्यूटेशन इसमें क्या कहता है, बिल्कुल सही, कि एक जीन है जिसका नाम है ओपी जीन। ये कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ओपी में म्यूटेशन हो गया, ये एक्स वर्क करने लगा, लिख देते हैं नो वर्क। अब आप देखेंगे साइन भी दिया जा रहा है, यहां प्लस यहां माइनस। माइनस का मतलब क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं काम कर रहा है, माइनस हो गया, नहीं बोलते कह रहे ये तो लॉस वाली बात होगी। और प्लस का मतलब होता है गेन, ये गेन वाली बात होगी। तो इस तरह का जो सिंबल और सिग्नेचर होता है, इसको निश्चित रूप से आपको दिमाग में बिठा के रखना चाहिए, क्योंकि खूब खेला होता है इन सब चीजों से, ठीक है ना। और अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने, जैसे SID9 म्यूटेंट। अभी एक प्रोटीन का नाम है SID9 म्यूटेंट। अब वहीं पर कहेगा कि नहीं ये तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, कोई कहेगा नहीं लॉस ऑफ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका बड़ा टिपिकली लिखा जाता है, लाइक CED9-। जैसे ही लिखा समझ गए हो यहाँ लॉस ऑफ फंक्शन है, जो नॉर्मली ये काम करता था वो काम नहीं करेगा। और कहीं अगर ये लिख दे CED9+, तो बोले कि जो यह काम कर रहा था उसको ये वापस रिगेन करने लगा, या फिर ये ओवर एक्सप्रेशन में आ गया। टर्म आता है ओवर एक्सप्रेशन, या तो ये ओवर एक्सप्रेसिव हो गया,
मतलब चाहिए 100 ग्राम, दे रहा है 2 किलो। अब चाय में ही चीनी को पीते हैं, 1 कप चाय में 1 कप चीनी, 1 कप चीनी नहीं, मतलब 1 चम्मच चीनी, अच्छा स्वाद रहेगा। लेकिन अगर 1 कप चाय में 10 चम्मच चीनी दे दें, तो फिर तो मामला ओवर एक्सप्रेशन का हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम ये एपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस करेंगे और एपोप्टोसिस का लेक्चर खत्म होगा।